नमस्कार दोस्तों, शौर्य क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दीपक थपलियाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे यत और तिन प्रत्ययों के ऊपर। दोस्तों, हमने एक प्रत्यय प्रकरणम नाम की सीरीज शुरू की है जिसके अंतर्गत हम कृत प्रत्ययों के प्रकारों को पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम उसी कृत प्रत्यय के अन्य दो प्रकारों यत और तिन प्रत्ययों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये दोस्तों, ये पूरी सीरीज और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को प्रत्यय समझने में दिक्कत होती है उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इससे कुछ मदद मिल सके। और दोस्तों, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली ऐसी ही और जो एजुकेशनल वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यत प्रत्यय के बारे में। ठीक है, तो यत प्रत्यय के बारे में पढ़ते हुए हम सबसे पहले उसका सूत्र देखेंगे। तो क्या सूत्र है इसका? सूत्र है अचो यत। हाँ दोस्तों, अचो यत सूत्र है जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अच या स्वर वर्ण जो होते हैं वो जिन धातुओं के अंत में होते हैं उनसे यत प्रत्यय होता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि जब भी किसी धातु का अंतिम जो वर्ण है वो अच वर्ण या स्वर वर्ण है, ठीक है, तो क्या होगा, उस धातु के साथ क्या है, यत प्रत्यय जुड़ेगा। और ये जो सूत्र है अचो यत, ये यत प्रत्यय का ही विधान करता है। अब दोस्तों, अगला बिंदु है जो उसमें सबसे पहले ये बताया गया कि यत प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो यत प्रत्यय जो होता है वो चाहिए या योग्य अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, इस अर्थ को बताने वाला यत प्रत्यय होता है। और इसके क्या है, यत जो है इसका जो अंतिम तकार है इसकी हलंत्यम नामक सूत्र से इत संज्ञा होती है और उसके बाद तस्य लोपः नामक सूत्र से लोप हो जाता है। ठीक है, तो अंतिम तकार का लोप हो गया तो बचा क्या, बचा यही क्या होता है, धातु के साथ जुड़ा हुआ दिखता है। जो पद बनता है इनके जोड़ने के बाद, प्रत्यय और शब्द धातु को जोड़ने के बाद जो पद बनता है उसमें यही दिखता है। ठीक है, अब यत प्रत्यय जुड़ने के बाद धातु के स्वर को गुणादेश हो जाता है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि धातु में जो भी स्वर होगा, अंतिम वर्ण अगर स्वर होगा तो उसका क्या होगा, गुणादेश हो जाएगा। ठीक है, अब हम दोस्तों कुछ उदाहरणों को देखेंगे जिनके माध्यम से हम समझेंगे कि यत प्रत्यय क्या होता है और उसकी क्या कहानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पा धातु। पा धातु में जब यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, अगर यत प्रत्यय के साथ जुड़ती है कोई धातु तो उस धातु का जो अंतिम अच वर्ण होता है, जो यहाँ पग में आ है, उसका क्या हो जाएगा, गुणादेश हो जाएगा। ठीक है, तो आ का ए बन जाएगा तो पे हो जाएगा। ठीक है, यत का य जुड़ता है तो वो यहाँ आ गया पेय। अब पुल्लिंग में क्या हुआ, विसर्ग जोड़ के पेय बन गया। ऐसे स्त्रीलिंग में विसर्ग की जगह पे आ जोड़ के क्या बन जाता है, पेया बन जाता है। नपुंसक लिंग में इसका म बन जाता है और पेयम हो जाता है। ऐसे स्था धातु है, स्था धातु में स्था में जो आ है उसका ए हो जाएगा तो स्थे बनेगा। यत का य आ जाएगा स्थेय। पुल्लिंग में स्थेय होगा, स्त्रीलिंग में स्थेया होगा, नपुंसक लिंग में स्थेयम होगा। ऐसे ही लभ धातु है। अब लभ धातु में क्या है, लभ में भ है, जो व्यंजन है वो स्वर नहीं है, अचवर्ण नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई क्या बोलते हैं, गुणादेश वाला सीन ही नहीं है। इसमें क्या है, ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा। तो लभ में जब यत जुड़ेगा तो उसका क्या होगा, लभ तो है ही, यत का य आएगा तो लभ्य हो जाएगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में लभ्या हो जाएगा और नपुंसक लिंग में लभ्यम हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों शक धातु है। अब शक जो धातु है इसमें भी लब की तरह ही होगा, इसमें भी कोई गुणादेश वाला सीन ही नहीं है क्योंकि इसका व्यंजन वर्ण है, अच वर्ण नहीं है इसमें। तो क्या होगा, पुल्लिंग में शक्य बनेगा, स्त्रीलिंग में शक्या बनेगा, नपुंसक लिंग में शक्यम बनेगा। अब दोस्तों, इसमें और भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे ची धातु है। अब ची धातु में जब यत प्रत्यय जुड़ेगा तो च का जो ई है इसका गुणादेश हो जाएगा, चे हो जाएगा। यत का य आएगा तो चेय हो जाएगा और विसर्ग जुड़ के पुल्लिंग में बनेगा चेय। ठीक है, स्त्रीलिंग में इसी का आ जुड़ के चेया बन जाएगा और नपुंसक लिंग में यही म जुड़ के चेयम हो जाएगा। ऐसे ही नी धातु भी है, बिल्कुल ची की तरह ही चलेगा इसका भी। तो क्या है, नी का ई का ए हो जाएगा तो नेयह बनेगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में नेया बनेगा, स्त्री और नपुंसक लिंग में नेयम बनेगा। अब श्रु धातु है। अब ध्यान यहाँ देना है। ठीक है, श्रु धातु में क्या है, श्रु धातु में ऊ है। अब ऊ का क्या होता है, ऊ का ओ हो जाएगा गुणादेश तो, लेकिन उसके बाद वहाँ खत्म नहीं होगा, ओ के बाद क्या होगा, ओ का एचो या वाया वह सूत्र लगता है और अयादि संधि हो जाती है। ठीक है, अब अयादि संधि होगी तो ओ के स्थान पर क्या आएगा, ओ के स्थान पर आता है अब। ठीक है, अब आदेश तो पहले तो ओ हुआ, ठीक है, ऊ का ओ हुआ, पहले ऊ था उसका ओ हुआ और ओ के बाद अब हो गया। ठीक है, ये पूरी प्रक्रिया होगी जब ऊ आएगा। ठीक है, और ये क्या है, पहले गुण हुआ, ये गुण का था, उसके बाद ये अयादि हो गया। ठीक है, अयादि आ गई और उसके बाद बनता है रूप। ठीक है, तो ऊ है तो उसका पहले ओ बना और फिर अब आ गया, तो श्र में अ जुड़ के पूरा श्र हुआ
अब व आधा ही हुआ और य आ गया, तो श्रव्य रूप बना, ठीक है, पुल्लिंग में। स्त्रीलिंग में इसी का श्रव्या बन गया और नपुंसक लिंग में श्रव्यम बन गया। अब दोस्तों ऐसी ही प्रक्रिया भू में भी होगी, ठीक है। भू में जो ऊ, भ में जो ऊ है उसका पहले ओ आएगा, ऊ का ओ आएगा और ओ का गुण आदेश होने के बाद क्या अयादि संधि से अब आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, भव्य बन गया पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में भव्या बना, नपुंसक लिंग में भव्यम बना, ठीक है। तो ये ऐसे रूप चलते हैं इनके यत् प्रत्यय के। दोस्तों हमने यत् प्रत्यय के बारे में तो पढ़ लिया, अब हम तिन प्रत्यय के बारे में आइए पढ़ते हैं। तो तिन प्रत्यय के बारे में एक सूत्र आता है स्त्रियाम तिन। क्या सूत्र है दोस्तों, सूत्र है स्त्रियाम तिन। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है कि भाव अर्थ में स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर धातु से एक तिन प्रत्यय होता है, ठीक है, और प्रस्तुत सूत्र से एक तिन प्रत्यय का विधान किया जाता है। तो पहले तो ये क्या बोलते हैं, तिन प्रत्यय का विधान करने वाला सूत्र है, और कहने का अर्थ ये है कि भाव अर्थ में क्या होगा, स्त्रीत्व मतलब स्त्रीवाचक शब्द होगा तो क्या होगा, धातु से एक तिन प्रत्यय जुड़ जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अगला बिंदु है कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ तिन प्रत्यय होता है। वही बात है, भाववाचक संज्ञा का पद बनाना है तो क्या होगा, धातु के साथ तिन प्रत्यय जोड़ दो तो बन जाएगा। ऐसे ही तिन प्रत्यय से बने पद जो होते हैं वो सदैव स्त्रीलिंग में ही होते हैं, ये बात भी ध्यान रखिए। और इसमें कोई धातु को गुण या वृद्धि होने का सीन ही नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई बात ही नहीं आती कि गुण या वृद्धि होगी। तिन प्रत्ययांत पदों के रूप मति के समान चलेंगे, ठीक है। अब तिन प्रत्ययांत जो पदों के रूप होते हैं वो मति के समान चलते हैं। जैसे मति के रूप कैसे चलते हैं वो तो आपको पता ही होंगे, मति मति मतयः, मतिम मति मतीन, ठीक है, मतिना मतिभ्याम मतिभिः, ऐसे करके रूप चलते हैं, ठीक है। तो उसी की तरह क्या होंगे, जो तिन प्रत्ययांत पद होंगे उनके मति की तरह ही रूप चलेंगे। अब ऐसे ही त प्रत्यय के जो त होता है, अब एक बिंदु ये है, ध्यान रखिएगा, त प्रत्यय का जब हम रूप बनाते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या है, त बचता है, ठीक है। तो अब उसी त के स्थान पर ती कर दो, मतलब ई लगा दो, आपके एक तिन प्रत्ययांत पद बन जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो त का त बचता है उसके स्थान पर उसमें ई लगा दो, ती हो जाएगा और वही तिन प्रत्ययांत पद हो जाते हैं हमारे। अब दोस्तों अगला बिंदु जो तिन प्रत्ययों के बारे में है वो ये है कि तिन प्रत्यय में जो ककार होता है, मतलब तिन में जो प्रथम वर्ण है, जो ककार है, क है, उसकी लशक्व तद्धिते सूत्र से क्या होती है, इत संज्ञा हो जाती है। और जो नकार होता है अंतिम, तिन का जो अंतिम नकार होता है उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। और फिर इन दोनों ही इत संज्ञक वर्णों का तस्य लोपः सूत्र से लोप हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे लोप होता है। अब क्या है, बचता क्या है, ती बचता है, क्योंकि क का भी लोप हो गया, न का भी लोप हो गया, बचा ती, ठीक है। अब ये जो होता है धातु के साथ जुड़ा हुआ दिखता है, हमें पद में दिखता है, ठीक है। आइए दोस्तों अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं कि तिन प्रत्यय होता क्या है, इसका क्या स्वरूप है, ठीक है। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा उपसर्ग, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यहाँ तीन चीज़ें हैं, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग, धातु, प्रत्यय तीन जुड़ेंगे तब तिन प्रत्ययांत पद होगा, ठीक है, इन उदाहरणों में। तो सबसे पहला है हमारा उपसर्ग, ठीक है, लभ धातु और उसके साथ तिन प्रत्यय, ठीक है। तो उप और लभ मिल जाएंगे तो उपलब्ध तो बन गया, और तिन का ती होता है तो त क्या होगा, ध में बदल जाएगा, यहाँ भ जो है ब में बदल जाएगा, तो उपलब्धि रूप बनता है, ये ध्यान रखिए, ठीक है। उपलब्धि कैसे बना है, उपसर्ग, लभ धातु और तिन प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, तिन प्रत्यय है। ये जो प्रसिद्ध शब्द होते हैं ना, कुछ प्रचलित शब्द होते हैं, ये कैसे बने हैं, इनको याद ही कर लो कि तिन धातु है, ठीक है, तिन प्रत्यय है, कौन सी धातु है और उपसर्ग कौन सा है। ऐसे ही हु धातु है, अब हु धातु के साथ आ उपसर्ग जुड़ा है तो आ हु, इतना बन गया। अब तिन का ती आता है तो ती आ गया, इसमें विसर्ग लग गया तो आहुति ही बन गया, ठीक है, ये बन गया आहुति। कैसे बना है, आ उपसर्ग हु धातु तिन प्रत्यय। अब ऐसे ही ह्री धातु है, ह्री धातु का क्या है, सम उपसर्ग है, सम ह्री, इतना हो गया। अब तिन का ती लगा दो, समहृति ही बन गया, ठीक है, विसर्ग लगा के। ऐसे ही आप धातु है, उसमें प्र उपसर्ग जोड़ो, प्राप, प्राप है, अब इसमें तिन का ती लगा दो, विसर्ग लगा दो, प्राप्ति ही बन गया। तो ऐसे बनते हैं रूप, ठीक है, प्राप्ति ही, समहृति ही, आहुति ही, उपलब्धि, पता चले कैसे बनते हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों इनके अलावा कुछ अन्य उदाहरण भी होते हैं तिन प्रत्यय के, जैसे क्री धातु है, ठीक है। अब इसमें धातु और प्रत्यय ही है सिर्फ, यहाँ उपसर्ग नहीं है इन उदाहरणों में। तो जैसे क्री धातु है, अब उसके साथ तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्री का तो क्री आ गया, तिन का ती आ गया, विसर्ग लगा तो कृति ही बन गया। ऐसे ही मन धातु का है,
इसमें क्या है, न हट जाता है धातु का, तो क्या बचता है, म बच गया, ये हटा दिया हमने तो म बचा, म लगाया, तिन का ती लगाया, विसर्ग लगा, मति ही बन गया। ऐसे स्तु का कुछ नहीं हटेगा, स्तु का क्या है, स्तु ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा, तिन का ती आ जाएगा, विसर्ग लगेगा, स्तुति ही। ऐसे ही गम, अब गम का मन की तरह है, ठीक है, म को हटा दिया, ग को लगाया ग, तिन का ती, विसर्ग लगा, गति ही। ऐसे ही नी धातु है, इसमें कुछ नहीं हटेगा, इसमें क्या है, स्तु और क्री की तरह ही है, नी लगा दिया, तिन का ती लगा दिया, विसर्ग लगा दिया, नीति ही बन गया, ठीक है। तो ऐसे इसके रूप चलते हैं। आइए दोस्तों अब हम इनका वाक्य प्रयोग देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यत प्रत्यय का वाक्य प्रयोग देखेंगे कि यत प्रत्ययांत जो पद होते हैं उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा, आप सभी के द्वारा पुस्तकें दी जानी चाहिए, ठीक है। ये हिंदी में वाक्य है, क्या है, आप सभी के द्वारा पुस्तकें दी जानी चाहिए। तो अब क्या होता है, चाहिए अर्थ में क्या होता है, यत प्रत्यय जुड़ता है, ये हमने पढ़ा है, तो हम क्या लगाएंगे, इसी की जगह लगाएंगे। तो पूरा वाक्य कैसे बनेगा, आप सभी के द्वारा, ठीक है, भवद भी, आप सभी के द्वारा इतने का एक ही पद बनेगा, भवद भी, ठीक है, तृतीया बहुवचन, भवान जो होता है, ठीक है, भवत का भवद भी बनता है। अब उसके बाद क्या है, पुस्तकें बहुवचन में है तो पुस्तकानी बनेगा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, ठीक है, नपुंसक लिंग में रूप चलते हैं। आपको रूप याद होने चाहिए, जब भी आप क्या बोलते हैं, अनुवाद मुख्यतः इसी पे आधारित होता है, शब्द रूप, धातु रूप, ये दोनों अगर आपको पता है तो आप अनुवाद अधिकतर कर सकते हो, ठीक है, लगभग आपका काम हो जाता है। तो धातु रूप और शब्द रूप को अच्छे से रट लो, याद कर लो, वो भी मुश्किल नहीं है, एक रूप याद करोगे उसके जैसे सारे रूप याद हो जाएंगे, ठीक है। अकारांत में देव शब्द कर लो, अब उसके जैसे सारे हो जाएंगे, बालक और क्या बोलते हैं, श्याम, राम, ऐसे सारे हो जाएंगे आपको, ठीक है। तो एक रूप याद करने से सब हो जाते हैं। ऐसे आ में जो कर लो, रमा कर लो, उसके अनुसार ही सारे जोड़ दो, माता और पता नहीं जितने भी हैं सब जोड़ दो, ठीक है। ऐसे पुस्तकम कर लो, फलम और पुष्पम, ये सारे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो ये याद करने की ट्रिक होती है, इनको हम कभी अलग से वीडियो में देखेंगे। अभी देखिए, आप सभी के द्वारा भवद्भिः पुस्तकें, पुस्तकानी दी जानी चाहिए, तो यह धातु है, दा धातु, ठीक है, और उसके साथ क्या है, तिन प्रत्यय जुड़ा है, तो देयम इसका नपुंसक लिंग में बनता है, उसी का बहुवचन है देयानी, ठीक है, देयानी, भवद्भिः पुस्तकानी देयानी, आप सभी के द्वारा पुस्तकें दी जानी चाहिए। अब दोस्तों हमारा दूसरा उदाहरण जो है, महापुरुषों की कीर्ति गाई जानी चाहिए। अब यहाँ क्या है, महापुरुषों की, महापुरुषाणाम, महापुरुषाणाम मतलब महापुरुषों की, षष्ठी विभक्ति है, ठीक है, महापुरुषों की कीर्ति, यहाँ विसर्ग लग गया तो कीर्ति ही हो गया, ठीक है, महापुरुषाणाम कीर्ति ही गाई जानी चाहिए, गई धातु है, ठीक है, गेया बनाया, ठीक है, उसका गुण हो गया, क्या हुआ, गई का ए हो गया, ठीक है, तो गेया बना, महापुरुषाणाम कीर्ति ही गेया, ठीक है, स्त्रीलिंग का पद है। अब दोस्तों हमारा अगला उदाहरण है, शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, शिक्षकों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, तो शिक्षकों के द्वारा तृतीया बहुवचन होगा तो क्या बनेगा, शिक्षकैः। अब शिक्षकैः क्या किया जाना चाहिए, शिक्षा दी जानी चाहिए, देया, दा धातु वही है, देया, ठीक है, स्त्रीलिंग में बना है, शिक्षकैः शिक्षा देया। अब है, प्रेम के द्वारा शत्रु जीते जाने योग्य है, बहुत अच्छी बात है, एक कोट हो सकता है ये, प्रेम के द्वारा, प्रेमणा, ठीक है, तृतीया एक वचन, प्रेम के द्वारा प्रेमणा शत्रु हो गया, ठीक है, शत्रु का शत्रु विसर्ग लग के, जीते जाने योग्य है। अब क्या था, चाहिए या योग्य अर्थ में, तो ये इधर भी तिन क्या होगा, यत प्रत्यय होगा, तो क्या बनेगा, जी धातु है, जी धातु के साथ तिन प्रत्यय जुड़ा है, ई का ए हो गया तो जेयः बना है, ठीक है, पुल्लिंग का है ये रूप, जीते जाने योग्य है, जेयः, प्रेमणा शत्रु जेयः, प्रेम के द्वारा शत्रु जीते जाने योग्य है। अब दोस्तों अगला उदाहरण है, राम के द्वारा रावण मारे जाने योग्य है, राम के द्वारा रावण मारे जाने योग्य है, तो राम के द्वारा तृतीया एक वचन, रामेण, रावण, रावणः मारे जाने योग्य है, वध्यः, ठीक है, वध्य बनेगा, ठीक है, रामेण रावणः वध्यः, राम के द्वारा रावण मारे जाने योग्य है। दोस्तों हमने यत प्रत्यय के उदाहरण तो देख लिए, यत प्रत्ययांत पदों का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए ये हम समझ चुके हैं। अब आइए तिन प्रत्ययांत पदों का वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए ये देखते हैं।
तो सबसे पहला उदाहरण है हमारा, दीपक महादेव की स्तुति करता है। अच्छी बात है भाई, स्तुति करनी चाहिए सबको। तो दीपक का संस्कृत में होगा दीपकः, विसर्ग लगा दिया, ठीक है। महादेवस्य, महादेव की षष्ठी विभक्ति है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन। महादेवस्य क्या करता है? स्तुति, स्तुतिम करोति, करता है, ठीक है। तो स्तुति को करता है, ये अर्थ ले लेंगे, द्वितीया में स्तुतिम हो जाएगा, ठीक है। दीपकः महादेवस्य स्तुतिम करोति, दीपक महादेव की स्तुति करता है, ठीक है, ये होगा। अब ऐसे ही है, युद्ध करने के लिए नीति महत्वपूर्ण है। बहुत बढ़िया, नीति हर चीज़ के लिए महत्वपूर्ण है, योजना बनाना ज़रूरी है। तो युद्ध तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब देखो, युद्ध करने के लिए, ठीक है, तो युद्ध क्या करने के लिए? युद्धम, युद्ध को करने के लिए, युद्धम करणाय, करने के लिए करणाय। तो युद्धम करणाय, युद्ध करने के लिए नीति, नीति ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्णा अस्ति। क्या है? युद्धम करणाय नीति महत्वपूर्णा अस्ति, युद्ध करने के लिए नीति महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों हमारा अगला उदाहरण है, यह सृष्टि रमणीय है। क्या है? यह सृष्टि रमणीय है। तो यह, इसके लिए आता है एषा। एषा क्यों आया है? क्योंकि सृष्टि जो है वो स्त्रीलिंग में है, सृष्टि, ठीक है। तो उसके लिए उसी से संबद्ध है यह भी, तो इसीलिए सृष्टि से रिलेटेड यह एषा स्त्रीलिंग में ही होगा, ठीक है। तो एषा सृष्टि ही, यह सृष्टि ही रमणीय है, रमणीया अस्ति, ठीक है। एषा सृष्टि ही रमणीया अस्ति। ऐसे ही अगला है, प्रकृति मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करती है। बढ़िया, प्रकृति जो है वो मनुष्य को जीवन शक्ति प्रदान करती है। तो इसका क्या बनेगा? प्रकृति, विसर्ग लगा दो, प्रकृति ही मनुष्य को, मनुष्याय जीवन शक्ति प्रदान करती है। जीवन शक्तिम प्रददाति, प्रदान करती है अर्थात प्रददाति। क्या प्रदान करती है? जीवन शक्ति, जीवन शक्तिम प्रददाति। किनको? मनुष्य को, मनुष्याय। कौन? प्रकृति ही, प्रकृति करती है, ठीक है। तो ऐसे करके प्रश्न भी बनते हैं ना, कौन करती है? तो प्रकृति करती है। किनको? मनुष्यों को। क्या करती है? जीवन शक्ति प्रदान करती है। ये प्रश्न अगर पूछें तो उत्तर देने भी आने चाहिए ना, ऐसे ही बनते हैं, ध्यान रखिए। अब दोस्तों हमारा अंतिम उदाहरण है जो है, संसार की गति विचित्र है। बढ़िया, संसार की गति विचित्र है। तो इसका क्या बनेगा? संसार की, संसारस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम, संसारस्य गति ही विचित्रा अस्ति, विचित्र है, ठीक है। संसार की गति विचित्र है, संसारस्य गति ही विचित्रा अस्ति, ये बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अभी तक क्या किया? यत् और तिन प्रत्ययों के बारे में अच्छे से पढ़ा, क्या होते हैं, उनके उदाहरण क्या क्या हैं और उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग किया जाए, ठीक है, उन प्रत्ययांत पदों का। तो इन सबको पढ़ने के बाद अब आपके लिए गृह कार्य है, जिससे पता चले कि आप कितना सीखे, ठीक है। हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि जो ये धातुएं हमारी क्री, ज्या, युज, प्र, क्री धातु, तो इनके साथ जब यत् और तिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या रूप बनेंगे, ठीक है। इनसे जो रूप बनेंगे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो अगर गलत होंगे हम सही कर देंगे, आपके पेपर में गलत नहीं होंगे, फिर फ़ायदा आपका ही है। और अगर सही होंगे तो अच्छी बात है भैया, नॉलेज आपकी बढ़ रही है, हमारा सफल हो रहा है काम। तो ये क्या है? ये आपका गृह कार्य है जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, ठीक है, इनके रूप जो बनेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि क्या हो, जिनको प्रत्यय समझ में नहीं आते या प्रत्ययों के विषय में दिक्कत होती है उन तक वीडियो पहुंचे, उनकी मदद हो सके, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस चैनल पे आगे आने वाली सभी ऐसी ही इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।